नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास के इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब आज मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के वे स्रोत जिनसे कि हमें शहीद राजवंश और लोधी राजवंश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे उन स्रोतों के बारे में विवेचन किया था जिसमें दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश, खलजी राजवंश और गुलाम राजवंश की उपलब्धियों के बारे में और इससे पहले के सुल्तानों मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। आज की कक्षा का मुख्य केंद्र विशेष रूप से इन दोनों राजवंशों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देने वाले ग्रंथों का अध्ययन है। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस श्रृंखला में अध्ययन करते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित ग्रंथ तवारीख मुबारक शाही का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ द्वितीय सैयद सुल्तान मुबारक शाह को समर्पित था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी स्वयं सैयद सुल्तान मुबारक शाह के दरबार में था। यद्यपि इस ग्रंथ की रचना मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की गई थी। यह ग्रंथ सैयदों के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। यद्यपि इसमें केवल सैयद सुल्तानों का विवेचन नहीं है, बल्कि सैयद सुल्तानों से पहले का इतिहास भी इसमें शामिल किया गया है। मोहम्मद गोरी से लेकर इस इतिहास को शुरू किया गया और यह करीब करीब उस समय तक जाकर यह ग्रंथ समाप्त होता है जब तीसरे सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह का राज्यारोहण होता है। तो मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह के राज्यारोहण तक के इतिहास के बारे में यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। चूँकि विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ होने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक इसमें वर्णित घटनाओं की सत्यता की बात है, तो 1400 से लेकर 1434 तक की जितनी भी घटनाएं हैं या जिनका भी विवेचन इस ग्रंथ पे याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी स्वयं उन घटनाओं के काफ़ी नज़दीक था, उनका प्रत्यक्ष दृष्टा था और उन चीज़ों की सत्यता के बारे में उसको कोई संदेह नहीं था। यद्यपि फिरोज तुगलक और उससे पहले का इतिहास उसने अपने से पूर्ववर्ती लेखकों की रचनाओं की मदद से लिखा, लेकिन इसके बाद का इतिहास ज़्यादातर ऑथेंटिक सोर्सेज के हिसाब से लिखा गया। इसलिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी का यह ग्रंथ तवारीख मुबारक शाही ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण बन पाया। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने इस ग्रंथ में सरहिंदी उन ऐतिहासिक पहलुओं को भी स्पर्श करता है जिन्हें अपने ग्रंथ तवारीख फिरोज शाही में स्पर्श करना शम्स सिराज अफीफ भूल गया था। तो जिन चीज़ों को अफीफ टच नहीं कर पाया, उन चीज़ों के बारे में भी याहिया बिन अहमद सरहिंदी जानकारी दे रहा है। और इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इस ग्रंथ की जानकारी का उपयोग आगे चलकर कई इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में किया। जैसे निजामुद्दीन अहमद ने अपने ग्रंथ तबाकत अकबरी में, बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखबुल तवारीख में, फरिश्ता ने अपने ग्रंथों में इस ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग किया। तो यह सैयदों के इतिहास को जानने का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसके बाद सैयदों के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोधियों की सत्ता कायम होती है और बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये लोधी सल्तनत के 3 शासक थे। और बहलोल के समय में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में अफगानों का आगमन हुआ, क्योंकि बहलोल लोधी के नेतृत्व में कायम होने वाला अफगान साम्राज्य भारत का पहला अफगान साम्राज्य था। इसलिए बहलोल ने जगह जगह से अफगान कबीलों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया था। इतिहासकारों ने यहाँ पर आने वाले अफगानों की तुलना टिड्डी दल से की है। जिस प्रकार टिड्डियों के दल अपार की तादाद में आते हैं, उसी प्रकार से अफगान बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विशेष रूप से अफगानों का सेटलमेंट कायम हुआ, अफगान बस्तियाँ वहाँ पर कायम हुई। तो इन लोधी सुल्तानों के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह ग्रंथ है तारीख सलातिनी अफगाना, जो कि अहमद यादगार द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। ये तवारीख सलातिनी अफगाना, इसमें न केवल लोधियों बल्कि सूर शासकों की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी है। इसमें शेरशाह सूर और इस्लाम खान सूर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी और कुछ छुटपुट जानकारी अकबर, हैमू और इन लोगों के बारे में भी मिलती है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अफगानों के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हमारे पास और भी ग्रंथ हैं। जैसे 1632 में नियामतुल्लाह द्वारा रचित मखजन अफगाना, इसी प्रकार जहांगीर के समय में अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख दाऊदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि अफ़गानों के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो कि प्रांतीय राज्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि यदि हम कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें तो हमारे पास मिर्ज़ा हैदर दुगलत द्वारा लिखित तवारीख रशीदी मौजूद है। सिंध के इतिहास के बारे में तवारीख सिंध मीर मासूम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की सूची थी जो कि अफ़गान इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और चूंकि अफ़गानों के इतिहास के बारे में
बात चलिए तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमने अफ़गानों के इतिहास के सोर्सेज देखे और इससे पहले हमने तुर्की सुल्तानों के सोर्सेज देखे। तुर्की सुल्तान जिसमें कि आपके इल्बारी तुर्कों में इल्बारी तुर्क थे, बलबन थे, इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, खलजी तुर्क, करोना तुर्कों में तुगलक थे। तो इन सभी के बारे में जानकारी करते समय हम इस बात का विवेचन करेंगे, एक विशेष रूप से जो जानकारी उभर कर सामने आती है वो इनके राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी उभर कर आती है। और विशेष रूप से यदि हम कंपेयर करें अफ़गानों के राजत्व सिद्धांत और तुर्कों के राजत्व सिद्धांत के बारे में, तो हम ये पाएंगे कि तुर्क दैवीय राजतंत्र की अवधारणा में विश्वास रखते थे और बलबन जैसे सुल्तानों को तो ये मानना था कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता है। सुल्तान केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जिसके ऊपर ईश्वर की छाया हो। जबकि अफ़गान अपने सुल्तान में किसी भी प्रकार का देवत्व नहीं देखते थे। वे ये मानते थे कि सुल्तान हमारे में से सीनियर है, इसलिए सुल्तान को मसनद आली कहते थे। और हालत ये थी कि बहलोल जैसे सुल्तान, उनका खुद का घोड़ा किसी अफ़गान सरदार के यहाँ से आता था, उसका खाना किसी अफ़गान सरदार के यहाँ से आता था। तो इस प्रकार से वे समानता और भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे। इन ग्रंथों से ये भी पता पड़ता है कि किस प्रकार से बहलोल के बाद सिकंदर लोदी के लिए चुनौती थी कि वह अफ़गान सरदारों की स्वतंत्रता प्रियता की प्रवृत्ति को नियंत्रित करे। तो उसने किक एंड किस दोनों प्रकार की पॉलिसी से काम लिया। जहाँ पर अफ़गान सरदारों को पुरस्कृत करना था वहाँ उसने उनके सम्मान की परवाह की, और जहाँ उनको दंडित करना था, सुल्तान की सत्ता कायम करनी थी, तो उसने वहाँ पर कठोर कदम उठाने से भी वो नहीं झिझका। तो इस प्रकार की बहुत सारी रोचक बातें हमें इन ग्रंथों से मिलती है। और विशेष जानकारी जब हम उन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे तब हम हर सोर्सेज के हवाले से ये बात करेंगे कि कौन सा सोर्सेज किस सुल्तान के बारे में क्या जानकारी दे रहा है। तो अभी इससे पहले की क्लास में आज तक हमने दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात की थी। अब हम उनसे उन स्रोतों की बात करेंगे जो हिंदुस्तान में मुग़ल सत्ता से जुड़े हुए थे। मुग़लों ने 1526 में बाबर जो फरगाना से आया था, बाबर के नेतृत्व में मुग़लों ने हिंदुस्तान में उस ऐतिहासिक साम्राज्य की स्थापना की जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं था। और एक समय ऐसा आ गया कि मुग़ल शब्द बन गया था शाही सत्ता का, मुग़ल शब्द पर्याय बन गया था रोब-दाब का, मुग़ल शब्द पर्याय बन गया था सर्वोच्च सत्ता का, मुग़ल शब्द पर्याय बन गया था सर्वोच्च शक्ति का। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तो इन मुग़लों के इतिहास के बारे में जानकारी किन किन सोर्सेज से प्राप्त होती है, यह हम आगे की कक्षा में और कुछ बातें हम इस कक्षा में भी करेंगे। तो मुग़लों के इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हमारे सामने जो ग्रंथ है वह मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा रचित तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बाबर द्वारा लिखा गया था। ये एक प्रकार से खुद बाबर की आत्मकथा भी थी, जीवनी भी थी, और यह चगताई तुर्की में लिखा गया था। इस ग्रंथ की खासियत ये है कि जहाँ यह ऐतिहासिक बातों की जानकारी प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी साहित्यिक शैली काफ़ी सरल है। बाबर काफ़ी छोटे छोटे शब्दों में और सरल तरीके से अपनी बात करता है। उसका ये कहना है कि ताकि लेखन इस प्रकार का होना चाहिए कि आसानी से लोगों की समझ में आ जाए। और बाबर बहुत सारी बातें इस ग्रंथ के अंदर कर रहा है। वो इब्राहिम लोदी से अपने संपर्कों की बात कर रहा है, वह दौलत खान लोदी की बात कर रहा है, दिलावर खान लोदी की बात कर रहा है। वो हिंदुस्तान में राणा सांगा द्वारा उसे आमंत्रित किए जाने का उल्लेख करता है। वो हिंदुस्तान में 2 शक्तिशाली हिंदू ताकतों का और 5 मुस्लिम ताकतों का उल्लेख करता है। हिंदू ताकतों में वो राणा सांगे के अलावा दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय की बात करता है। बाबर हिंदुस्तान में आने वाले, अपने रास्ते में पड़ने वाली तमाम नदियों की बात करता है, पेड़ पौधों की बात करता है, पर्वतों की बात करता है, हिंदुस्तान की वो जलवायु की बात करता है, यहाँ की गर्मी की बात करता है, बहुत सारी चीज़ों की बात और सरल शब्दों में वो करता है। बाबर के विवरण से ये पता चलता है कि उसने किस प्रकार से इब्राहिम लोदी को हराया। और स्वयं गुरु नानक देव ने अपने ग्रंथों में बाबर के आक्रमण का भी उल्लेख किया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से तुजुक-ए-बाबरी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और चगताई तुर्की में लिखा गया और आगे चलकर समय समय पर मुग़ल काल में भी इसका अनुवाद पर्शियन में किया गया। इसका अनुवाद पाइंदा खान ने पर्शियन में किया था, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इंग्लिश में भी इसका अनुवाद मिसेज बेवरिज ने किया था। तो इस प्रकार से बाबरनामा ऐतिहासिक दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपसे बात की याह्या बिन अहमद सरिंद द्वारा रचित तवारीख मुबारकशाही की, अहमद यादगार द्वारा रचित तवारीख सलातीन अफ़गाना की, वाक़ियात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी जो सैयद रिज़कुल्लाह द्वारा लिखी गई थी,
और जो अफ़गानों के इतिहास के बारे में भी जानकारी दे रही है, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा मिर्ज़ा हैदर दुगलत द्वारा रचित तवारीख़ रशीदी की बात। तो ये तमाम ग्रंथ, चाहे मखज़न अफ़गाना हो जो कि नियामतुल्लाह द्वारा रचित ग्रंथ था, इसके अलावा तारीख़ दाऊदी हो जो कि अब्दुल्ला द्वारा जहांगीर के समय में लिखित ग्रंथ था, या बाबर की आत्मकथा जो तुजू के बाबरी के नाम से जानी जाती है, ये सभी इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये सभी साहित्यिक स्रोत है, और ये साहित्यिक स्रोत ज़्यादातर स्रोत ऐसे जो मुस्लिम हिस्टोरियन द्वारा लिखे गए थे, राजा के सुल्तान के दरबार में रहते हुए लिखे गए थे, कुछ सुल्तानों द्वारा लिखे गए थे। तो ऐसी स्थिति में इनका अध्ययन बड़ी ही सावधानीपूर्वक तरीके से किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रंथ इतिहासकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। कल मैं आपसे इससे आगे की कक्षा में मुग़ल कालीन इतिहास को जानने के बचे हुए स्रोतों के बारे में बात करूँगा, और ताकि हम हिंदुस्तान में स्थापित हो रहे मुग़ल साम्राज्य जो कि 1526 में स्थापित हुआ था, और बीच में कुछ वर्षों के समय को लेकर 15-16 साल के समय को लेकर लगभग 1857 तक हिंदुस्तान में मुग़लों की सत्ता मौजूद रही। यद्यपि ये बात अलग है कि औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य तेज़ी से पतन के दौर की तरफ जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद 1857 तक मुग़लों का नाम बोलता था। तो जिन मुग़लों का नाम बोलता था, जो मुग़ल सत्ता के सर्वोच्च प्रतीक थे, जिनकी शाही ताकत ख़त्म हो जाने के बावजूद भी 1857 में मुग़लों का नाम ही, बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफ़र का नाम ही क्रांतिकारियों में जोश पैदा करने के लिए पर्याप्त था, और जिसके नाम से क्रांति की गई, उन मुग़लों के इतिहास के बारे में जानकारी हम आगे की कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।